बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 फ़िज़िक्स 2025 पैक्टा की जो आपकी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 4 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है जी, जो कि इंट्रोडक्टरी बेस्ड लेक्चर है। और इसमें बेटा आज हम टॉपिक कवर करेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो बेटा सबसे पहले तो मार्क कर लें, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कुछ एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन भी ये इसी टॉपिक से लिए गए हैं, ठीक है। कुछ इसमें मैंने एडिशनल डिटेल्स ऐड कर दी हैं जो कि आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी, स्पेशली फॉर एमसीक्यूज़, ठीक है। क्योंकि इस दफ़ा जो एमसीक्यूज़ हैं ज़रा वो थोड़े ट्रिकी होंगे। और रिसेंटली एक नोटिफिकेशन भी आया मेरे पास जिसमें ये बात मेंशन है कि इस दफ़ा उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न जो है मैट्रिक का वो ओ लेवल की तरह, और जो आपका एफएससी का पैटर्न है एमसीक्यूज़ का वो थोड़ा ए लेवल, जिसे बेटा हम एडवांस लेवल कहते हैं, यानी कि पिक्चर बेस्ड कंसेप्चुअल आपके जो है वो एमसीक्यूज़ होंगे। तो तवज्जो से लेक्चर को सुनना है, समझना है। चीज़ें बहुत ज़्यादा सादा हैं, बहुत ज़्यादा आसान हैं। आप समझ जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, याद करेंगे, रट्टा लगाएंगे तो टेंशन होगी, फिर चीज़ें मज़ीद मुश्किल होती जाएंगी। तो जैसा कि बेटा चैप्टर नेम है हमारे पास, वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब वर्क क्या होता है? सिंपली वर्क बेटा हमारे पास होता है कि फ़िज़िक्स में अच्छा वर्ड ना जो है वो ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे और वो ऑब्जेक्ट बेटा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करे उस फोर्स की डायरेक्शन में। जैसे एक टेबल पड़ी हुई है, आप उस टेबल को पुश करते हैं या पुल करते हैं, जिस डायरेक्शन में पुश करेंगे, जिस डायरेक्शन में पुल करेंगे, उस तरफ ही बेटा वो मूव करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो वर्क होगा। अब एक बंदा जो है वो मज़दूर है, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो हाथ में एक पानी की बाल्टी उठा कर लेकर जा रहा है, तो फिज़िक्स के मुताबिक कोई वर्क वो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि भाई उस पर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, और वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा है। आसान लफ्ज़ों में जो उस पर लगने वाली वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड है, और वो जा रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लें, और जो उसका वेट है वो है अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो 90 का एंगल बन रहा है और कॉस 90 पे 0 होता है। अच्छा, आप जो मेंटल एफर्ट करते हैं वो भी फ़िज़िक्स के मुताबिक कोई वर्क नहीं है। फ़िज़िक्स के मुताबिक सिंपली वर्क क्या है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाए और वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे उसी फोर्स की डायरेक्शन में। ये चीज़ विद एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करूँगा। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हमारे पास होती है एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। बेटा अगर किसी बॉडी के पास वर्क करने की सलाहियत है तो इसका मतलब वो एनर्जी रखती है। अब आपकी टेबल पे कप पड़ा हुआ है या एक टेबल या चेयर है, अब मैं कहूँ ज़रा उन्हें आवाज़ दें, वो आ जाएंगे आपके पास चल के। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, ये तो नहीं चल सकती, ये इसका मतलब कि इनके पास एनर्जी नहीं है, ठीक है। लेकिन बेटा उसी कप या कुर्सी को अगर मैं एक रस्सी के साथ टांग दूँ किसी ऊँची जगह पर, अब वो एक हाइट पर है। जब वो एक हाइट पर है तो हाइट की वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। एक वक्त आएगा ऐसा कि वो रस्सी टूट जाएगी और वो कुर्सी नीचे गिर जाएगी जिसको आपने लटकाया। तो एनर्जी क्या थी? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, ठीक है। और आप सिंपली वर्क को एनर्जी की बेसिस पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। वर्क इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कहीं पर बेटा एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो हम समझते हैं वर्क हो रहा है। आसान लफ्ज़ों में एक बैटरी या सेल है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर है, लिथियम आयंस बैटरीज़ हैं। अब जब वो बैटरी किसी सेल फ़ोन, किसी रिमोट में लगी हुई है तो वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो एक्चुअली उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो हम ये कहते हैं कि बैटरी वर्क कर रही है। तो कहीं पर भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वर्क होता है। तीसरी चीज़ है बेटा पावर। पावर क्या होती है? पावर हमारे पास फिज़िक्स में होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है? भाई दो मज़दूर हैं, ठीक है, दोनों से सेम मैस की बोरियां उठानी है और उनसे कहा गया है कि बोरियां आपने उठाकर फला जगह से फला जगह रखनी है, ठीक हो गई बात। अब एक मज़दूर जो है वो बोरी उठाकर उस जगह पर 3 मिनट में रखता है, एक मज़दूर वही बोरी उठाकर 5 मिनट में रखता है। तो मैं कहूँगा बेटा जिसने 3 मिनट में रखी उसकी पावर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने वर्क तो उतना ही किया, उसने भी बोरी वहीं से वहीं उठा कर रखी, दूसरे ने भी बोरी वहीं से वहीं उठा कर रखी। लेकिन जो हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क था
ठीक है, उसमें सबसे कम टाइम में 3 मिनट वाले ने रखी तो मैं कहूँगा उसकी पावर ज़्यादा थी। ठीक हो गई बात। तो ये मैंने इसलिए ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि चैप्टर का नेम है, आपको पता हो कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, ठीक है जी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, वर्क डन स्पेशली हम देखेंगे, जैसे आज कांस्टेंट फोर्स है, इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाय वेरिएबल फोर्स होगा, तो तवज्जो से चीज़ें सुननी। ले जी, वर्क क्या है जी? वर्क इज़ ऑफ्टन थॉट इन टर्म ऑफ फिज़िकल और मेंटल एफर्ट। कहता है कि अक्सर हम वर्क को इस तरह से जानते हैं कि कोई बंदा फिज़िकल कोई एफर्ट कर रहा है तो वो वर्क कर रहा है, या कोई बंदा दिमाग लगा के कोई चीज़ सोच रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वो वर्क कर रहा है, मेंटल एफर्ट। इन फिज़िक्स, कहता है फिज़िक्स के अंदर हाउएवर ताहम द टर्म वर्क इज़ इन्वॉल्व टू थिंग्स। कहता है वर्क्स में बेटा दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वी शैल begin with a simple situation in which work done by a constant force। कहता है सबसे पहले हम अपने बिगिनिंग करने लगे हैं कहाँ से? कांस्टेंट फोर्स से। बेटा कांस्टेंट फोर्स क्या होती है? अ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसी फोर्स बेटा जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, जिसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट फोर्स, जिसके मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में कोई चेंज ना आए विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आ रही है बात? ठीक है, एक फोर्स है फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन की, पहले सेकंड भी 5 न्यूटन थी, दूसरे सेकंड भी 5 न्यूटन थी, इवन के आखिरी 10वें सेकंड में भी वो 5 न्यूटन ही थी, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अच्छा जी, अब टॉपिक है हमारे पास 4.1 वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। यहाँ से आपके एग्जाम में MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ बीइंग पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स F। The force displaces the object through a displacement d in the direction of force। बेटा सपोज करें कि आप एक कार में बैठे हुए हैं और एक गाड़ी पंचर हो जाती है। ठीक है, अब आप कहते हैं यार इसको तो धक्का लगाना पड़ेगा और इसको जो है नियरली जो आपके पास पंचर वाली शॉप है वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। तो आप उतरते हैं, आपके साथ फॉर एग्जांपल आपका भाई भी, और आप यहाँ से बेटा इस गाड़ी पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ से फोर्स लगाते हैं तो ये गाड़ी आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। अब आप फोर्स भी कहाँ लगा रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। गाड़ी डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ कवर कर रही है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में बेटा जो आपकी गाड़ी है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो इस सिनेरियो में वर्क मैक्सिमम होता है। ठीक है, इन सच अ केस वर्क डन इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी। वर्क सिंपली क्या है जी? एफ डी क्या है भाई? एफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और डी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस कैन बी रिटर्न एज W इज इक्वल टू एफ डी, और एफ डी बेटा मैक्सिमम है। मैक्सिमम कैसे है? असल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है तो cos 0 पे 1 होता है। ये मैं बात आगे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अभी हम cos थीटा वाला रिलेशन भी ड्राइव करते हैं वर्क का। ठीक है, अच्छा जी, फिर अभी फार्मूला याद रखना है आपने वर्क का, W इज इक्वल टू एफ डी मैक्सिमम वर्क का फार्मूला है। Equation 4.1 shows that if displacement is 0, no work is done, even a large force is applied। कहता है बेटा इस इक्वेशन के मुताबिक अगर D 0, D क्या हो? 0, जैसा कि मैंने इधर पुट भी किया है, W इज इक्वल टू एफ डी है, D 0 पुट करते तो 0 मल्टीप्लाई बाय F आंसर आएगा 0। तो इस केस में वर्क 0 होगा। जैसा कि बेटा इस डायग्राम में देखें फिगर 4.1 में, ये एक पर्सन है, ये वॉल है एक दीवार, और ये पर्सन बेटा इस दीवार पे फोर्स लगा रहा है। दीवार तो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। आप अपने कमरे में खड़े होकर दीवार पे जोर लगाना शुरू कर दे, दीवार तो नहीं हिलेगी अपनी जगह से। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क 0 है। तो ये बंदा कोई वर्क नहीं कर रहा। समझ आ गई बात? फॉर एग्जांपल पुशिंग अ वॉल में टायर योर मसल्स। कहता है कि अगर आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, आप उसे पुश करते रहें, एक वक्त आएगा आपके मसल्स हाथ ही थक जाएंगे आपके। ठीक है, आप कहेंगे यार बस हो गई मेरी। ठीक है ना, बट वर्क डन इज 0। इस केस में वर्क क्या होगा? 0, क्योंकि बेटा D 0 है। ये बात नोट कर लें, पेपर में MCQ आ सकती है। ठीक है, फिर है जी, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी में नॉट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहता है भाई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में ऐसा नहीं है कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी फोर्स की डायरेक्शन में कवर हो। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो फिर हम कैसे देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में? तो बेटा हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं।
उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है। इफ़ द फोर्स एफ मेक्स एन एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट डी, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है आपको, ये एक पर्सन है, ठीक है, और ये एक ब्लॉक को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। अब आप देखें तो ये फोर्स है, ठीक है, और ये ब्लॉक जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स कितना एंगल बना रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ, थीटा। तो बेटा मैंने क्या करना है, इसी सिनेरियो को मैंने रीड्रा किया इधर। अलॉन्ग एक्स एक्सिस मेरे पास क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट, और अलॉन्ग वाई एक्सिस मेरे पास क्या है, फोर्स, ठीक है। इसे कहते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब ये फोर्स है जो कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो आपने पढ़ा था बेटा, अगर मैं यहाँ से एक टॉर्च लूँ और इस फोर्स के ऊपर मारूँ तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता था इसकी प्रोजेक्शन, और वो कौन सा होता था, एफ कॉस थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जैसा हमने वेक्टर्स में ए वेक्टर को रिजॉल्व किया था, ए एक्स ए कॉज ऑफ थीटा और ए वाई होता था ए साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा कंपोनेंट बनता था, एफ कॉस थीटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और बेटा अगर मैं यहाँ से लाइट फॉल करता है इसके ऊपर तो यहाँ जो कंपोनेंट बनता है, या यहाँ से लाइट फॉल करता है तो इधर जो कंपोनेंट बनता है, पैरेलल है ये आपस में, ये वाला और ये वाला, तो ये बनता है एफ साइन थीटा। तो अब आप ज़रा मुझे इस डायग्राम को देख के बताएं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है। तो आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो एफ कॉस ऑफ थीटा, तो एफ कॉस थीटा डी की डायरेक्शन में। तो यही बात बेटा यहाँ पर की गई है। द वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ कॉस थीटा एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी। तो फिर हम वर्क को लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा डी या एफ डी कॉस थीटा, और यही एक्चुअल डेफिनेशन है वर्क की। मार्क कर लें यहाँ से लेकर यहाँ तक, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाती है, एमसीक्यूज भी आ जाती है, ठीक है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डी या एफ डी कॉस थीटा। तो बेटा जब हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और जहाँ पर कॉस थीटा इस्तेमाल होता था, वहाँ पर तो डॉट प्रोडक्ट होता था कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर स्केलर क्वांटिटी आए तो उसे हम क्या कहते थे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो बेटा फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर F को बोल्ड करके लिखा गया है, D को भी। ये वेक्टर्स हैं, यहाँ पर वेक्टर्स के दरमियान डॉट है ना, तो ये आंसर बोल्ड इसलिए नहीं किया कि W स्केलर है, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, पेपर में एमसीक्यू आ जाता है। इक्वेशन 4.3 शोज दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या है जी, आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक हो गई बात। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसलिए जब मैंने आपको कांस्टेंट फोर्स के बारे में बताया, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने इसलिए ये वर्ड यूज़ किया कि उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, डायरेक्शन भी सेम रहे, लेकिन वर्क तो है ही स्केलर, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फिर है जी द यूनिट ऑफ वर्क। भाई सिंपल है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर जाउल के बराबर होता है, तो बेटा वर्क का यूनिट होता है जाउल। और ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वर्क का। 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, और न्यूटन बेटा बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए से हम लिख सकते हैं न्यूटन को kg/(-2). तो 1 मीटर और है तो बन जाएगा kg/(m²)/-2। तो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स अगर आपसे पेपर में एमसीक्यूज आ जाए कि जाउल किसके बराबर है, तो आप लगा देंगे kg/(m²)/-2, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैंने CGS यूनिट भी डिस्कस किए हैं इस लेक्चर के आने में, वो मैं वहीं एक्सप्लेन करूँगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, क्योंकि वो आपकी एक्सरसाइज में एक दो शॉर्ट हैं जो मैंने देखा है, वो उनसे रिलेट करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस d, कहता है जी जब किसी ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट फोर्स F लग रही है और वो d डिस्टेंस कवर कर रहा है, द इवेंट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ सिंपल ग्राफ फिगर 4.4। तो कहता है हम इसका ना ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। द डिस्टेंस इज नॉर्मली प्लॉटेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। डिस्टेंस को बेटा कहाँ प्लॉट करते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है जी। एंड द फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, और फोर्स को कहाँ पर प्लॉट करते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस। हमें ये पता है ग्राफ में जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हैं वो एक्स एक्सिस पे आती हैं और डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ वाई एक्सिस पे आती हैं, ठीक है। तो हमने जो फोर्स है ना वो डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे, कि हमने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो हमें इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी, और यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक हो गई बात। फिर आगे देखें जी, एस द फोर्स डज नॉट वेरी, कहता है कि फोर्स वेरी नहीं कर रही, कांस्टेंट है। इन दिस केस द ग्राफ विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ज़रा इस रेड डॉट को देखें जो मैंने यहाँ लगाया है, मान लें यहाँ पर बेटा 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो कांस्टेंट फोर्स है ना, तो ये वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 0, यहाँ कहीं 10 थी, 20 थी, 30 थी, 40 थी और ये 50 थी, तो इससे ऊपर 60 या 70 है।
अब थ्रू आउट फोर्स ने 50 रहना है, तो ये ग्राफ इसलिए हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है पी से क्यू। ठीक हो गई बात। इफ़ द कांस्टेंट फोर्स F न्यूटन एंड द डिस्प्लेसमेंट d मीटर आर इन द सेम डायरेक्शन, कहता है कि अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है बेटा, देन द वर्क डन इज FD जाउल। हमने पढ़ा है मैक्सिमम वर्क होता है FD जाउल। ठीक है जी। क्लियरली शेडिड एरिया इन फिगर 4.4 आल्सो FD, कहता है इस फिगर में अगर हम देखें ना, तो जो हमारे पास F और D यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये जो शेडिड एरिया है, ये सारा वर्क है। भाई वो कैसे? देखिए बेटे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट लिखा हुआ है F cos थीटा जनरल केस में, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है। और अगर आप इस शेप को देखें तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पर हमारी लेंथ है F और विड्थ है D, तो ये तो FD बन रहा है और FD तो वर्क होता है। तो जो एरिया आपके पास है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का बेटा, वो आपको वर्क की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मार्क कर लें, पेपर में MCQ आ जाता है। क्लियरली शेडिड एरिया इन फिगर 4.4 आल्सो FD, हेंस द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व कैन बी टेकन एज टू रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो शेडिड एरिया बेटा जो आपके पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व या ग्राफ का है, वो आपको किसकी इन्फॉर्मेशन देता है? वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। इन केस द फोर्स F इज़ नॉट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखें, वही बात कर दी मैंने, इफेक्टिव कंपोनेंट लिया है ना, कि अगर आपके पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ना हो, तो फिर जैसे अभी हमने फोर्स को रिजॉल्व किया, इसका इफेक्टिव कंपोनेंट देखा जो कि F cos थीटा था डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो फिर हम इधर F cos थीटा प्लॉट करते हैं। ठीक है, द ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन F cos थीटा एंड D, ये भी पेपर में MCQ आ जाता है। फिर जी अब अबव डिस्कशन से हमें क्या रिजल्ट मिले? पहला तो बेटा हमें रिजल्ट मिला फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क वी फाइंड दैट वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दी कि वर्क हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड बेटा पॉइंट है, इफ़ थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, अगर एंगल थीटा जो है वो 90 से लेस है, वर्क डन इज़ सेट टू बी अ पॉजिटिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल थीटा 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, इनके दरमियान में कोई वैल्यू है, कोई भी है, 90 से छोटा है, तो वर्क बेटा पॉजिटिव होता है। ये बात पेपर में MCQ आ जाती है। इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री नो वर्क इज़ डन। क्यों भाई? भाई वर्क का फार्मूला भी तो हमने पढ़ा है, FD cos थीटा। बेटा cos 90 अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे आंसर 0 आता है, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 होता है। तो मैंने आगे रीज़न दे दिया, cos 90 पे 0 है तो वर्क 0 है। फिर आपके पास है जी इफ़ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर बेटा थीटा ग्रेटर है 90 डिग्री से, फॉर एग्जांपल 180 वैल्यू है, cos 180 पे -1 होता है, द वर्क डन इज सेट टू बी नेगेटिव, तो वर्क नेगेटिव होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर नॉन एस जाउल, ये बात हमने डिस्कस कर ली। फिर है जी इफ़ थीटा इज़ 0 डिग्री, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हैं, तो ये वो शुरू वाली बात कि जो मैंने आपको गाड़ी पे दिखाया था, देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हैं, तो तब बेटा हमारे पास वर्क भी क्या था? फिर मैक्सिमम वर्क था। क्या था जी? मैक्सिमम, यही लिखा है, इफ़ थीटा 0 डिग्री वर्क इज़ मैक्सिमम। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है वर्क इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अभी मैंने शुरू में बात कर दी है, कहीं पर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर जो है वो वर्क हो रहा है। फिर बेटा पेपर में MCQ आ सकता है कि एट विच एंगल वर्क डन इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि वर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? FD, तो आप वो कहता है हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए FD डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा वर्क का फार्मूला होता है W इज़ इक्वल टू FD cos थीटा। तो अगर आप थीटा 60 डिग्री लेना, तो cos 60 डिग्री पे 1/2 होता है 0.5, तो आप लिख सकते हैं FD cos 60 डिग्री या FD इंटू 1/2, तो FD मैक्सिमम वैल्यू थी और नीचे डिवाइडेड बाय 2 है, तो मैक्सिमम का हाफ बन रहा है। यही उसने पूछा है, विच एंगल द वर्क डन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो 60 डिग्री पर। तो इस तरह से पेपर में MCQ आ सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा ज़रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैंने इस लेक्चर में ऐड की है, और ये ज़रूरी है आपके FSC पॉइंट ऑफ व्यू से। अब MCQs आ सकते हैं, नोट है बड़ा इंपॉर्टेंट, CGS यूनिट ऑफ वर्क। पहली बात, व्हाट इज़ मीन बाय CGS? बेटा ये जो हम SI यूनिट पढ़ते हैं ना, सिस्टम इंटरनेशनल, ये MKS होते हैं। MKS का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, CGS यूनिट होते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS यूनिट बेटा जो वर्क का है वो है अर्ग, क्या पढ़ते हैं? ERG, अर्ग। ठीक है, और ये छोटा यूनिट है MKS यूनिट से, SI यूनिट से। ठीक है, 1 अर्ग को आप कैसे लिखते हैं? देखिए बेस यूनिट में मैंने अभी ना
लिखा था जाउल को केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर, केजी एम स्क्वायर एस माइनस 2। तो बेटा सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, जी ग्राम होता है और एस सेकंड होता है, तो सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। केजी की जगह मैं ग्राम लिखूंगा और मीटर की जगह मैं सेंटीमीटर लिखूंगा, ये मैंने इधर भी लिख दिया है। एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड, ये नोट भी कर लीजिएगा, और सी जी एस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। तो मैस जो हमारे पास था उसका यूनिट था केजी एम के एस में, तो वो रिप्लेस हो गया ग्राम से। लेंथ का यूनिट था मीटर, तो रिप्लेस हो गया सी जी एस में सेंटीमीटर से। सेकंड सेकंड ही रहता है। तो इस तरह ये मैंने 1 अर्क को लिखा है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और बेटा 1 अर्क को हम ऐसे भी लिखते हैं डाइन सेंटीमीटर। डाइन क्या है? डाइन आपके पास सी जी एस यूनिट है बेटा फोर्स का। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है ना, तो सी जी एस यूनिट होता है डाइन, और 1 डाइन जो है ये आपके पास बराबर होता है 10⁻⁻5 न्यूटन के, ठीक है। छोटा यूनिट है एज़ कम्पेयर टू न्यूटन, ये भी नोट कर लीजिएगा। फिर डाइन होता क्या है? जैसे फोर्स आपके पास होती है ना के जी एम एस माइनस 2, तो डाइन होता है ग्राम सी एम एस माइनस 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर पेपर में ये एम सी क्यू आ सकता है कि 1 अर्ग इज इक्वल टू हाउ मैनी जाउल। तो अर्ग एक छोटा यूनिट है, जो सी जी एस यूनिट होते हैं छोटे होते हैं, तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जाउल। या आप ये कह सकते हैं कि जाउल एक बड़ा यूनिट है, 1 जाउल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। 10⁻7 अर्ग मिलके एक जाउल बनाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने नोट कर लेने। ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। स्टिल अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बेटा कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ये लेक्चर वैसे मैंने ऑलरेडी भी पढ़ाया हुआ है, आपकी प्रीवियस बुक में भी था, तो लेकिन वो प्लेलिस्ट थोड़ी पुरानी हो गई है। जो बच्चे वाइट बोर्ड पे सुनना चाहते हैं वो भी अवेलेबिलिटी है हमारे पास, आप जाएंगे और आपने मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना है। चैप्टर 4 ही था, वर्क इन एनर्जी पहले भी, ठीक है, तो उसमें आपको लेक्चर मिल जाएगा। लेकिन होप सो आपको इसी से सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं वेरी सून इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।